19वीं सदी की आखिरी चौथाई की ये बात है। वियना की सड़क पर एक पिता अपने 10-12 साल के बेटे को अपनी जिंदगी से एक किस्सा सुना रहा था। किस्सा क्या कि एक बार एक गैर यहूदी आदमी ने उसकी नई नई टोपी को उतारा उसके सर से और कीचड़ में फेंक दिया, चिल्लाकर कहा उससे कि यहूदी फुटपाथ से उतर। बेटे ने पूछा कि पापा फिर आपने क्या किया? पिता ने दबी आवाज में जवाब दिया कि मैं फुटपाथ से उतरा और कीचड़ से सनी अपनी टोपी को उठा लिया, उससे कहा कुछ नहीं। ये जवाब सुनकर उस लड़के का दिल बैठ गया। अपने बाप का ये दब्बूपन, ये लाचारी उससे बर्दाश्त नहीं हुई और उसी पल उस लड़के ने तय कर लिया कि वो अपने पिता जैसा तो कभी नहीं बनेगा। उसने मन में अपना हीरो चुन लिया, हैनिबल को, कार्थेज का वो महान सेनापति जिसने उस दौर की सबसे बड़ी ताकत रोम को चुनौती दी थी। वो लड़का बड़ा होकर सिपाही तो नहीं बना, लेकिन उसने एक ऐसी जंग छेड़ी जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। उसने बंदूकों या तलवारों से नहीं बल्कि शब्दों और विचारों से हमला बोला, और यह हमला किसी देश पर नहीं बल्कि इंसानी दिमाग पर हुआ। उस लड़के का नाम था सिगमंड फ्रॉयड, साइकोलॉजी के पितामह। वो इंसान जिसने हमें बताया कि हमारे अंदर एक अनजान दुनिया है जिसे अनकॉन्शियस कहा जाता है, जिसने कहा कि हमारे सपने बकवास नहीं बल्कि हमारी दबी हुई इच्छाओं का आईना होते हैं, जिसने हमारे बचपन, हमारी ख्वाहिशों और हमारे डर को समझने का एक नया नज़रिया हमें दिया। पर सवाल ये है कि क्या फ्रॉयड वाकई एक जीनियस था जिसने इंसान के मन के सबसे गहरे राज खोल दिए, या वो एक कहानीकार था जिसने विज्ञान के नाम पर दुनिया को सबसे बड़ा धोखा दिया? नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे उस इंसान की कहानी जिसने हमारे दिमाग के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, सिगमंड फ्रॉयड। साल 1884। सिगमंड फ्रॉयड 28 साल का एक नौजवान डॉक्टर है जो वियना जनरल हॉस्पिटल में काम करता है। ब्रिलियंट है, महत्वाकांक्षी है, लेकिन साथ ही बेचैन भी है। उसकी जेब खाली है और दिल में एक बड़ा नाम बनाने की हसरत भी है। उसे शोहरत चाहिए, पैसा भी चाहिए ताकि वो अपनी मंगेतर मार्था बर्नेस से शादी कर सके। अब वो इसीलिए एक ऐसी खोज की तलाश में था जो उसे रातों रात दुनिया की नज़रों में ले आए। तब बहुत सारे इन्वेंशन वगैरह हो रहे थे। फिर उसे लगा कि उसे वो खोज मिल भी गई है जिससे किस्मत का ताला खुलेगा। एक जर्मन मेडिकल जर्नल में उसने एक अनजान से पौधे के बारे में पढ़ा था और उसने उसी पौधे का पाउडर मंगवा लिया और इस पाउडर का नाम था कोकेन। फ्रॉयड ने उसका पहला प्रयोग खुद पर ही किया। उसने अपनी डायरी और खतों में लिखा कि कैसे चुटकी भर पाउडर ने उसकी थकान और भूख को गायब कर दिया। उसका दिमाग पहले से ज्यादा तेज चलने लगा। उसे लगा कि उसके हाथ कोई जादुई दवा लग गई है। पीटर गे फ्रॉयड की जीवनी फ्रॉयड अ लाइफ ऑफ आवर टाइम में लिखते हैं कि फ्रॉयड ने कोकेन को लेकर बड़े बड़े दावे करने शुरू किए, जिसमें उसने लेख लिखे, कहा कि ये डिप्रेशन, बदहजमी और थकान का अचूक इलाज है। कोकेन को लेकर फ्रॉयड ने एक अनोखा परीक्षण भी किया, अपने ही एक दोस्त को साथ में लेके। फ्रॉयड का एक बहुत करीबी दोस्त था जो अपने पुराने जख्म में होने वाले बेइंतहा दर्द से परेशान था। अब इस दर्द से बचने के लिए वो लेता था मॉर्फिन और उसके चलते उसे हो गई थी मॉर्फिन की लत। फ्रॉयड ने दोस्त की मदद करनी चाहिए। उसने उसे मॉर्फिन की जगह कोकेन देना शुरू कर दिया और नतीजा भयावह था। फ्रेडरिक क्रूज अपनी किताब फ्रॉयड द मेकिंग ऑफ एन इल्यूजन में बताते हैं कि दोस्त मॉर्फिन की लत से तो नहीं छूटा, पर वो कोकेन का भी खतरनाक आदी हो गया। उसकी हालत बद से बदतर हुई। वो वहम का शिकार होने लगा और उसे लगता था कि उसकी त्वचा पर सफ़ेद सांप रेंगते हैं। अपने दोस्त की ये दर्दनाक हालत देखकर फ्रॉयड हिल गया, पर उसने पूरी तरह कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं की। इसी दौरान फ्रॉयड एक और बड़ी खोज के मुहाने पर खड़ा हुआ। उसने महसूस किया कि कोकेन जुबान को सुन्न कर देता है। सोचा कि इसका इस्तेमाल लोकल एनेस्थीसिया यानी किसी हिस्से को सुन्न करने के लिए किया जा सकता है। उसने इस बारे में अपने एक साथी डॉक्टर कार्ल कोलर से भी बात की। दोनों ने मिलकर आंखों पर इसका प्रयोग करने की योजना बनाई, लेकिन शायद फ्रॉयड की किस्मत में शोहरत लिखी नहीं थी। इससे पहले कि वो ये प्रयोग कर पाता, वो अपनी मंगेतर से मिलने के लिए शहर से बाहर चला गया
और उसकी गैर मौजूदगी में कोलर ने अकेले ही ये प्रयोग पूरा कर लिया और उसने पहले जानवरों और फिर इंसानों की आंखों पर कोकेन का सफल परीक्षण किया, साबित कर दिया कि कोकेन की मदद से आंखों का ऑपरेशन बिना दर्द के किया जा सकता है। कोलर ने जैसे ही अपनी खोज का ऐलान किया, मेडिसिन की दुनिया में वो रातों रात हीरो बन गया और फ्रॉयड, जो इस खोज से बस एक कदम दूर था, हाथ मलता रह गया। उसे जिंदगी भर इस बात का मलाल रहा कि शोहरत उसके हाथ आते आते रह गई। खैर, कोकेन का नशा कुछ सालों में उतरा भी, मेडिकल जगत को उसके खतरे समझ में आए और फ्रॉयड ने भी धीरे धीरे उन लेखों से दूरी बना ली जिनमें वो जादुई दवा कहता था कोकेन को। कोकेन से मिली नाकामी के बाद फ्रॉयड एक दोराहे पर था। पेशे से वो एक न्यूरोलॉजिस्ट था, यानी दिमाग और नसों का डॉक्टर, लेकिन उसके पास ऐसे मरीज आ रहे थे जिनकी बीमारियां किसी भी मेडिकल किताब में फिट नहीं हो रही थी। इन मरीजों को हिस्टीरिया का शिकार मान लिया जाता था और ज़्यादातर इनमें होती थी महिलाएं, जिनके शरीर में अजीबोगरीब लक्षण दिखते थे। किसी के हाथ या पैर अचानक काम करना बंद कर देते, किसी को दिखना बंद हो जाता, किसी को भयानक खांसी के दौरे पड़ते। लेकिन जब डॉक्टर जांच करते तो शरीर में कोई खराबी मिलती नहीं, दिमाग, नसें, सब कुछ अपनी जगह सही होता। और ये एक ऐसी पहेली थी जिसने पूरे मेडिकल जगत को परेशान करके रखा था कि हो क्या रहा है। इसी दौर में फ्रॉयड को रास्ता दिखाया उसके एक पुराने दोस्त और गुरु ने। इन गुरु का नाम था डॉक्टर जोसेफ ब्रूअर। ब्रूअर वियना के एक नामी और अमीर डॉक्टर थे। उन्होंने फ्रॉयड को एक हैरान कर देने वाला किस्सा सुनाया। यह किस्सा उनके एक मरीज का था जिसका असली नाम तो नहीं पता, लेकिन यह किस्सा इतना मशहूर है कि आज भी दुनिया उस मरीज को कोड नेम एना ओ के नाम से जानती है। अब ये एना ओ हिस्टीरिया के सबसे मुश्किल मामलों में से एक थी। लक्षण किसी को भी चकरा देने वाले थे। हाथ पैर में लकवा पड़ता था, नज़र धुंधलाती थी उसकी, और एक वक्त ऐसा भी आया जब वो अपनी मातृभाषा जर्मन भूल गई और सिर्फ इंग्लिश में बात करने लगी। ब्रूअर ने महीनों तक इलाज किया और फिर एक दिन लगभग गलती से एक कमाल हुआ। कमाल क्या? ब्रूअर ने पाया कि जब वो मरीज को हल्की बेहोशी या सम्मोहन की हालत में लाता तो वो अपने लक्षणों से जुड़ी पुरानी और भूली हुई बातें बताने लगती। जैसे उसने बताया कि कैसे एक बार उसने अपनी एक साथी को कोई घिनौनी हरकत करते देखा और उसके बाद से ही उसे पानी से नफरत हो गई। कमाल की बात यह थी कि जैसे ही वो इन दबी हुई दर्दनाक यादों को जुबान पर लाती, उसका वो लक्षण गायब हो जाता। एना ओ ने खुद इस अनोखे इलाज को दो नाम दिए थे, टॉकिंग क्योर यानी बातों से होने वाला इलाज, और चिमनी स्वीपिंग यानी मन की सफाई। चिमनी स्वीपिंग वैसे वेस्ट में होता है, ज़्यादातर होता है। क्या होता है? बहुत ठंडे प्रदेश हैं तो घर में एक फायरप्लेस होता है जहाँ पे आग जलाई जाती है, लेकिन धुआं अंदर ना फैल जाए, इसके लिए चिमनी ऊपर तक के जाती है, छत से बाहर धुआं वो निकालती है। साल में कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा जब आपको इस चिमनी की सफाई करनी पड़ेगी, यही है चिमनी स्वीपिंग। अब एना ओ का एक किस्सा सुनकर फ्रॉयड उछल गया। उससे लगा कि ये क्रांतिकारी खोज है। उसने ब्रूअर के साथ मिलकर इस टॉपिक पर फिर काम करना शुरू किया। 1895 में दोनों ने मिलकर एक किताब छापी, स्टडीज ऑन हिस्टीरिया। ये किताब साइको एनालिसिस की तरफ पहला बड़ा कदम थी। इसमें उन्होंने अपने मशहूर सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया कि हिस्टीरिया के मरीज असल में अपनी भूली हुई यादों से परेशान रहते हैं, यानी लक्षण शरीर में दिखते हैं पर उनकी जड़ मन में दबे किसी पुराने जख्म में होती है। अब कमाल की बात यह थी कि इसी किताब ने इन दो दोस्तों के रास्ते हमेशा के लिए अलग भी किए। फ्रॉयड ने अपने मरीजों में एक पैटर्न देखना शुरू किया था जो ब्रूअर को बिल्कुल पसंद आ नहीं रहा था। फ्रॉयड का मानना था कि ज़्यादातर मामलों में ये जो दबी हुई याद थी उसका ताल्लुक किसी सेक्सुअल एक्सपीरियंस से था, सेक्सुअल अनुभव से था। एनओ के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इलाज के दौरान वो अपने डॉक्टर यानी ब्रूअर से भावनात्मक रूप से इतना जुड़ गई, इतना गहरा लगाव उसको हो गया कि एक दिन उसे लगने लगा कि वो ब्रूअर के बच्चे की माँ बनने वाली है। इसे फ्रॉयड ने बाद में ट्रांसफरेंस का नाम दिया था। अपनी मरीज का यह हाल देखकर ब्रूअर बुरी तरह घबरा गया। अब शादीशुदा आदमी था वो, उसने फ़ौरन इलाज बंद किया और इस पूरे सब्जेक्ट से ही उसने तौबा कर ली कि भाई मुझे अपने घर में कलह नहीं चाहिए। अब फ्रॉयड अकेला रह गया, लेकिन उसे इस नई थीसिस में एक नई दुनिया का दरवाज़ा भी दिख रहा था। उसने तय किया कि वो इसी रास्ते पर अकेले चलेगा। उसने अपने क्लिनिक में मरीजों को सम्मोहित करना बंद किया।
उसकी जगह एक नया तरीका अपनाया। वो मरीज को अब एक आरामदायक सोफे या काउच पर लेटा देता, खुद पीछे बैठता और उससे कहता कि तुम्हारे मन में जो भी आए बस बोलते जाओ, अच्छा बुरा शर्मनाक बेवकूफ़ी भरा जो भी मन है बोलो। इस तकनीक को फ्री एसोसिएशन कहा गया। वो सोफ़ा या काउच फ्रॉयड के क्लिनिक का एक मामूली फर्नीचर नहीं था, ये उस जगह का प्रतीक बन गया जहां मन के सबसे गहरे और अंधेरे राज बाहर आते थे। बातों से शुरू हुआ इलाज अब एक नए विज्ञान की शक्ल लेने लगा और इस विज्ञान के केंद्र में फ्रॉयड ने उस चीज़ को रखा जिससे उसका अपना गुरु डरकर भाग गया था, यानी इंसानी सेक्सुअलिटी। 23 अक्टूबर 1896 सिगमंड फ्रॉयड के पिता जैकब फ्रॉयड का निधन हो गया। इस घटना ने फ्रॉयड को अंदर तक झकझोर दिया। बाद में उसने लिखा कि एक इंसान की जिंदगी में पिता की मौत सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है, सबसे गहरा नुकसान होती है। ऊपर से वो एक बेटे के सारे फर्ज निभा रहा था, लेकिन अंदर एक तूफान भी चल रहा था। उसे अपने पिता के लिए दुख भी था, पर साथ ही कुछ और भावनाएं भी थी जिन्हें वो समझ नहीं पा रहा था, और इन भावनाओं को समझने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल सफ़र शुरू किया, अपने ही मन के अंदर का सफ़र। ये दुनिया का शायद पहला साइको एनालिसिस था और मरीज खुद डॉक्टर फ्रॉयड था। उसके पास कोई गाइड नहीं थी, कोई किताब नहीं थी। ऐसे में उसने शुरुआत की सपनों से। फ्रॉयड मानता था कि सपने बकवास नहीं होते, बल्कि हर सपना किसी इच्छा की पूर्ति यानी विश फुलफिलमेंट का सिग्नल होता है। इस मामले में एक मशहूर एग्जाम्पल है इर्मास इंजेक्शन या इर्मा का सपना। इर्मा दरअसल फ्रॉयड की एक मरीज थी जिसका इलाज पूरी तरह सफल नहीं हुआ, और फ्रॉयड इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित भी था। एक रात फ्रॉयड ने सपना देखा कि वो एक पार्टी में इर्मा से मिलता है। सपने में वो इर्मा के गले की जांच भी करता है और उससे एक इन्फेक्शन जैसा कुछ दिखता है। अब फ्रॉयड परेशान है, और फिर सपने में कुछ और डॉक्टर आते हैं और उनमें से एक इर्मा को एक इंजेक्शन देता है। सपने में ही फ्रॉयड को पता चलता है कि उस इंजेक्शन की सुई यानी कि जो सिरिंज थी साफ नहीं थी। जब फ्रॉयड की नींद खुली तो उसे एक जबरदस्त ख्याल आया। उसने समझा कि यह सपना ऊल जलूल नहीं था। सपने ने एक ऐसी कहानी को गढ़ दिया था जिसमें इर्मा की बीमारी की जिम्मेदारी फ्रॉयड की नहीं, बल्कि उस दूसरे डॉक्टर की थी जिसने गंदा इंजेक्शन दिया। इसी एक सपने से फ्रॉयड ने अपना वो सिद्धांत निकाला कि हर सपना हमारी किसी न किसी दबी हुई इच्छा की पूर्ति होता है। इस केस में ये फ्रॉयड की बेगुनाह महसूस करने की इच्छा थी कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई। इसी हाइपोथेसिस के आधार पर फ्रॉयड ने अपने पिता की मौत के बाद अपनी उलझनों को सुलझाने की कोशिश की। वो रोज़ अपने सपनों को डॉक्यूमेंट करता, लिखता और उनका मतलब निकालने की कोशिश करता। इसी सेल्फ इंक्वायरी के दौरान उसने अपने करियर का सबसे बड़ा और सबसे विवादित यू टर्न लिया। जैसा कि हमने पहले बताया, फ्रॉयड पहले ये मानता था कि उसके मरीजों की मानसिक समस्याओं की जड़ उनके बचपन का हुआ असली यौन शोषण है। इसे वो सिडक्शन थ्योरी कहता था। लेकिन सितंबर 1897 में उसने अपने करीबी दोस्त विलियम फ्लीस को एक खत लिखा, और उस खत में एक चौंकाने वाला इकरार था। फ्रॉयड ने लिखा कि मैं अपनी सेडक्शन थ्योरी में अब विश्वास नहीं करता। उसने कहा कि उसके मरीजों की कहानियां सच्ची घटनाएं नहीं हैं, बल्कि उनके अपने मन की पैदा की हुई कल्पनाएं या फैंटेसी हैं। पर अगर ये कहानियां सच्ची नहीं थी, तो ऐसी भयानक कल्पनाएं एक बच्चे के मन में फिर आती कहां से है? इस सवाल का जवाब फ्रॉयड ने अपने ही अंदर खोजा। जब फ्रॉयड ने अपने बचपन को खंगाला तो उसने अपनी माँ के लिए गहरा प्यार और आकर्षण महसूस किया। उसे वो समय याद आया, और उसे अपने पिता के लिए जलन और गुस्से की भावनाएं भी याद आईं। उसे याद आया कि कैसे वो अपने पिता को एक कॉम्पिटिटर के तौर पर देखता था। उसे हैनिबल बनने का वो पुराना सपना भी याद आया जो उसने अपने पिता की बेइज्जती का बदला लेने के लिए देखा था। फ्रॉयड ने इन भावनाओं को यूनान के एक पुराने नाटक एडिपस रेक्स से जोड़ा। उस नाटक का हीरो एडिपस अनजाने में अपने पिता का कत्ल कर देता है और फिर अपनी माँ से शादी करता है। फ्रॉयड ने दावा किया कि यह सिर्फ एक नाटक की कहानी नहीं है, यह हर इंसान, खासकर हर लड़के के मन की कहानी है। उसने कहा कि हर बच्चे के मन में अपनी माँ को पाने और पिता को रास्ते से हटाने की एक दबी हुई इच्छा होती है। इसी दुस्साहसी विचार को उसने नाम दिया एडिपस कॉम्प्लेक्स। उसने अपने दोस्त को लिखा, मैंने अपने केस में भी यही पाया, अपनी माँ के प्रति प्रेम और पिता के प्रति जलन। और अब मैं मानता हूँ कि यह बचपन की एक
यूनिवर्सल घटना है। पिता की मौत के दुख से शुरू हुई ये यात्रा एक ऐसे सिद्धांत के जन्म पर खत्म हुई जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। फ्रॉयड ने अपने निजी दुख, अपनी यादों और अपनी भावनाओं को एक यूनिवर्सल थ्योरी में बदल दिया और इस आधार पर फ्रॉयड ने एक किताब लिखी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इस शोध के दौरान फ्रॉयड ने सिर्फ मन के अंदर चल रही कहानियों जैसे एडिपस कॉम्प्लेक्स को ही नहीं खोजा, वो मन की पूरी बनावट का एक नक्शा तैयार करने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि हमारा व्यक्तित्व 3 हिस्सों में बंटा है जो लगातार एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। पहला हिस्सा है इड, आप इसे अपने अंदर का एक जंगली जानवर या एक जिद्दी बच्चा, जो आप चाहें समझ सकते हैं। इड हमारी सारी आदिम इच्छाओं का घर है, भूख, गुस्सा, यौन कामनाएं, वासना। इसे बस अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, वो भी तुरंत करनी है। इसे सही गलत या समाज की परवाह नहीं होती। दूसरा हिस्सा है सुपर ईगो। ये इट का ठीक उल्टा है। ये हमारे अंदर का एक सख्त पेरेंट या एक मॉरल पुलिसमैन है। ये हमें समाज, परिवार और धर्म से मिले नियम, कानून और नैतिकता सिखाता है। हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और जब हम कुछ गलत करते हैं तो यही हमारे अंदर शर्म और ग्लानि यानी गिल्ट की भावना पैदा करता है। और इन दोनों के बीच फंसा है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, ईगो। ईगो हमारे मन का मैनेजर है। उसका काम है इड की जंगली जिद और सुपर ईगो के सख्त नियमों के बीच एक समझौता करना, ताकि इंसान असल दुनिया की सच्चाइयों का सामना करते हुए जी भी सके। ईगो ही है जो इड से कहता है कि तुम्हें भूख लगी है पर तुम किसी के हाथ से छीनकर नहीं खा सकते, तुम्हें इंतजार करना होगा। फ्रॉयड के मुताबिक एक स्वस्थ इंसान वही है जिसका ईगो दोनों ताकतों के बीच सही संतुलन बनाए रखता हो। हमारी पूरी जिंदगी इसी अंदरूनी खींचतान का ही नतीजा है। 20वीं सदी की शुरुआत तक फ्रॉयड अपने ज़्यादातर सिद्धांत दे चुका था, लेकिन ये विचार दुनिया तक नहीं पहुंचे थे। फ्रॉयड के विचारों को प्रसिद्धि मिलनी शुरू हुई 1902 में, जब वियना के कुछ मुट्ठी भर डॉक्टर जो फ्रॉयड के काम में दिलचस्पी रखते थे, हर बुधवार को उसके घर के वेटिंग रूम में इकट्ठा होने लगे। इस ग्रुप का नाम पड़ा वेंसडे साइकोलॉजिकल सोसाइटी। यहाँ ये लोग मरीजों के केस डिस्कस करते, फ्रॉयड के सिद्धांतों पर बहस करते। लेकिन इस ग्रुप का एक अलिखित नियम था कि आप बहस कर सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, पर अंत में फ्रॉयड ही सही होगा। इस छोटे से ग्रुप में कई होनहार लोग थे, लेकिन फ्रॉयड को तलाश थी एक उत्तराधिकारी की, एक ऐसा वारिस जो उसके बाद साइको एनालिसिस के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। और उसे लगा कि वो वारिस उसे मिल गया है। नाम था कार्ल गुस्ताव युंग। युंग स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर का एक नौजवान था, बहुत प्रोग्रेसिव साइकेट्रिस्ट था, हर तरह से फ्रॉयड के लिए परफेक्ट था। फ्रॉयड ज्यू था, युंग क्रिश्चियन था। फ्रॉयड को एकेडमिक दुनिया शक की निगाह से देखती थी, जबकि युंग एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी क्लिनिक में काम भी करता था। फ्रॉयड को लगा कि युंग वो पुल बन सकता है जो साइको एनालिसिस को वियना के एक छोटे से ग्रुप से निकालकर पूरी दुनिया में फैला दे। 1907 में जब दोनों पहली बार मिले तो उनकी बातचीत 13 घंटे तक बिना रुके चली। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रभावित हुए। फ्रॉयड ने युंग में अपना क्राउन प्रिंस यानी युवराज देख लिया और युंग ने भी फ्रॉयड में एक पिता की छवि देखी। दोनों के बीच एक बेहद गहरा पर जटिल रिश्ता इस तरह शुरू हो गया। 1909 में दोनों ने एक साथ अमेरिका का दौरा भी किया और ये साइको एनालिसिस के लिए एक बहुत बड़ा पल था। जिस विचार को यूरोप में लोग शक की नज़र से देखते थे, उसका अमेरिका में हीरो की तरह स्वागत हो रहा था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जहाँ गुरु होता है कोई, वहाँ बगावत भी होती है। पहली बड़ी बगावत वियना के ग्रुप के अंदर से हुई और इसे करने वाले का नाम था अल्फ्रेड एडलर। एडलर को आप फ्रॉयड का पोलर ऑपोजिट समझिए। बहुत क्रांतिकारी विचार थे इनके भी और बड़े दिलचस्प सिद्धांत भी। एडलर की कहानी और उसके फिलॉसफी की चर्चा किसी और एपिसोड में हम डिटेल में करेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि एडलर भी एक काबिल डॉक्टर था, लेकिन वो फ्रॉयड की इस बात से सहमत नहीं था कि इंसान की हर हरकत के पीछे सिर्फ सेक्स की दबी हुई इच्छा होती है। एडलर का मानना था कि इंसान की असली प्रेरणा हीनता की भावना यानी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से लड़ने और शक्ति पाने की होती है। फ्रॉयड के लिए सिर्फ एक वैज्ञानिक मतभेद नहीं था, धोखा था। हमने पहले भी बताया कि अलिखित नियम कि आप बात बहुत कर लीजिए लेकिन सही फ्रॉयड को होना है। तो फिर फ्रॉयड ने एडलर और उसके समर्थकों पर प्रेशर बनाना शुरू किया और आखिरकार
1911 में एडलर को ग्रुप छोड़ने पर मजबूर किया गया। अब ये एक पैटर्न की शुरुआत थी कि या तो आप फ्रॉइड के साथ हैं या आप उसके दुश्मन हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं था। फ्रॉइड के अनुयायियों के साथ उसके मतभेद सिर्फ सत्ता या जलन की वजह से ही नहीं थे, कई बार उसके काम करने के तरीकों पर भी गंभीर सवाल उठाए जाते थे, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उसका लियोनार्डो दा विंची पर किया गया विश्लेषण। फ्रॉइड ने दावा किया कि साइकोएनालिसिस के जरिए किसी भी इंसान की गुत्थी वो सुलझा सकता है, चाहे वो जिंदा हो या मर चुका हो। और इसी आत्मविश्वास में या इसी अति आत्मविश्वास में उसने लियोनार्डो की एक मनोवैज्ञानिक जीवनी लिख डाली। अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए फ्रॉइड ने लियोनार्डो के बचपन की एक याद पर ध्यान दिया, जिसमें लियोनार्डो ने लिखा था कि जब वो पालने में था तो एक पक्षी आया और उसने अपनी पूंछ से उसके होठों पर मारा। फ्रॉइड के पढ़े हुए जर्मन अनुवाद में वो पक्षी एक गिद्ध था। फ्रॉइड ने इस शब्द को पकड़ लिया और उस पर अपनी पूरी थ्योरी खड़ी कर दी। उसने गिद्ध को मिस्र की पौराणिक कथाओं में मां के प्रतीक से जोड़ दिया और यह साबित करने की कोशिश की कि इसी एक घटना में लियोनार्डो की कला और उसकी कथित होमोसेक्सुअलिटी के राज छिपे हुए हैं। अब ये एक दिलचस्प विश्लेषण था, पर इसमें एक बहुत बड़ी खामी थी। कई साल बाद पता चला कि फ्रॉइड ने जो पढ़ा था वो एक गलत ट्रांसलेशन था। लिखा गया था इटालियन में, फ्रॉइड पढ़ रहे हैं जर्मन में। लियोनार्डो ने अपनी मूल इटालियन भाषा में गिद्ध नहीं लिखा था, चील लिखा था, काइट। फ्रॉइड की पूरी भव्य इमारत एक मामूली सी ट्रांसलेशन मिस्टेक पर टिकी हुई थी और धराशायी हो गई। ये किस्सा फ्रॉइड के आलोचकों का सबसे बड़ा हथियार तब बन गया, आज भी है। वो कहते हैं कि इस बात का सबूत है ये कि फ्रॉइड एक वैज्ञानिक से ज़्यादा एक फंतासीकार है, कहानीकार है। पहले से ही एक नतीजा सोच लेता है और फिर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपनी कहानी में फिट कर देता है, बीच में सेक्स लगा देता है, भले ही तथ्य कुछ और ही क्यों ना हो। खैर, अपने इसी अड़ियलपन के चलते फ्रॉइड का सबसे खास चेला कार्ल युंग भी उससे अलग हुआ। युंग को भी फ्रॉइड की सेक्स थ्योरी से परेशानी होने लगी थी। उसकी दिलचस्पी धर्म में थी, रहस्यवाद में थी और पौराणिक कथाओं में थी। उसे लगता था कि इंसान के मन में सिर्फ एक व्यक्ति की इच्छाएं नहीं, बल्कि पूरी मानवता की सामूहिक यादें होती हैं। इन दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि एक बार युंग की मौजूदगी में फ्रॉइड 2 बार बेहोश हो गया। फ्रॉइड ने इसका मतलब निकाला कि युंग अनजाने में उसे मारने की कामना कर रहा है ताकि वो उसकी जगह ले सके। उनका रिश्ता फिर अब दोस्ती का नहीं, बल्कि सत्ता के लिए संघर्ष का बन गया। आखिरकार 1913 में चिट्ठियों की एक कड़वी लड़ाई के बाद ये रिश्ता हमेशा के लिए टूटा। फ्रॉइड ने अपने सबसे काबिल चेले और अपने चुने हुए वारिस को आंदोलन से बाहर निकाल दिया। 20वीं सदी का तीसरा दशक आते आते साइको एनालिसिस का पंथ अब पूरी दुनिया में फैल ही गया था। फ्रॉइड अब सिर्फ वियना का एक डॉक्टर नहीं, बल्कि एक विश्व प्रसिद्ध हस्ती था। लेकिन जिस वक्त वो शोहरत की बुलंदियों पर था, उसी वक्त उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़ाई ने दस्तक दी जिसे वो किसी थ्योरी से नहीं जीत सकता था और जिसका संबंध सेक्स से भी नहीं था। साल 1923 फ्रॉइड को अपने मुंह के अंदर एक छाला महसूस हुआ। जांच में पता चला कि ये जबड़े का कैंसर था। ये उसकी स्मोकिंग की आदत का नतीजा था। दिन में 20-20 सिगार वो पी जाता था और इस आदत को छोड़ भी नहीं पा रहा था। अब ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और सबसे लंबी लड़ाई की शुरुआत थी। अगले 16 सालों में फ्रॉइड के 30 से ज़्यादा दर्दनाक ऑपरेशन हुए। जबड़े का एक बड़ा हिस्सा निकाल दिया गया और उसकी जगह एक भारी भरकम बेहद तकलीफ देह नकली जबड़ा यानी प्रोस्थेसिस लगाया गया, जिसे बाद में उसने मॉन्स्टर कहा। इसी दौर में फ्रॉइड ने अपनी कुछ सबसे ज़रूरी किताबें में से लिखी हैं। अपने किताब सिविलाइजेशन एंड इट्स डिस्कंटेंट्स में उसने एक बेहद बेचैन करने वाला सवाल पूछा कि अगर सभ्यता हमें जंगलीपन से बचाने के लिए बनी है तो हम फिर इतने नाखुश क्यों हैं। उसका जवाब था कि सभ्यता हमसे एक कीमत लेती है। वो हमें हमारे सबसे बुनियादी स्वभाव यानी अग्रेशन, आक्रामकता और हिंसा, इन्हें दबाने के लिए मजबूर करती है, और ये दबी हुई हिंसा कहीं जाती नहीं, अंदर ही अंदर सुलगती रहती है और फिर किसी दिन युद्ध या नफरत के रूप में फट पड़ती है। फ्रॉइड ये सब तब लिख रहा था जब जर्मनी में एक नई और हिंसक विचारधारा सिर उठा रही थी। उसके शब्द भविष्यवाणी की तरह लग रहे थे। मार्च 1938 में वो भविष्यवाणी वियना के दरवाजे तक आई भी। एडोल्फ हिटलर की नाज़ी सेना ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया।
जिस शहर को फ्रॉयड ने 80 साल तक अपना घर कहा था, वो रातों रात एक दुश्मन देश बन गया। नाथी तूफान की पहली चोट यहूदियों और बुद्धिजीवियों पर ही पड़ी थी। अब फ्रॉयड इन दोनों कैटेगरीज में था। उसकी किताबों को जर्मनी के चौराहों पर जलाया गया, उसके दफ्तर पर गेस्टापो ने छापा मारा और उसकी बेटी एना फ्रॉयड, जो खुद एक नामी साइकोएनालिस्ट थी, उन्हें पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर ले जाया गया। उस दिन 81 साल का बीमार फ्रॉयड घंटों तक खौफ में इंतजार करता रहा। जब एना आखिरकार लौटी, तब फ्रॉयड को समझ में आया कि अब यहाँ रुकना मौत को दावत देना होगा। फ्रॉयड के दोस्तों और चाहने वालों ने उसे बचाने की फिर मुहिम छेड़ी। इस मिशन की लीडर थी प्रिंसेस मैरी बोनापार्ट, जो फ्रांस के सम्राट नेपोलियन की पड़पोती और फ्रॉयड की मरीज थी, दोस्त भी थी। उसने अपनी दौलत और असर का इस्तेमाल करके नाज़ियों से एक डील की, भारी कीमत चुकाई और फ्रॉयड और उसके परिवार को वियना छोड़ने की इजाज़त भी दिलवाई। जून 1938 में उसने आखिरी बार अपने शहर को देखा और फिर लंदन के लिए रवाना हो गया। लंदन में उसका एक हीरो की तरह स्वागत हुआ। अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल में उसने अपनी सबसे विवादित किताब पूरी की, मोसेस एंड मोनोथिज्म। इस किताब में एक नास्तिक यहूदी ने अपनी ही कौम की बुनियाद पर हमला बोला। उसने दावा किया कि यहूदियों के सबसे बड़े पैगंबर मूसा यानी मोसेस असल में यहूदी नहीं बल्कि मिस्र के एक राजकुमार थे, जिनकी हत्या उनके ही अनुयायियों ने की थी। ये शायद फ्रॉयड का आखिरी विद्रोही काम था। सितंबर 1939 तक कैंसर फ्रॉयड के शरीर पर पूरी तरह हावी हो गया था। दर्द बर्दाश्त से बाहर था। उसने अपने डॉक्टर और दोस्त मैक्स शूर को उसका वो वादा याद दिलाया जो उसने सालों पहले किया था। उसने कहा था कि जब वक्त आए तो तुम मुझे यूं ही तड़पने नहीं दोगे, वादा करो। 23 सितंबर 1939 को डॉक्टर ने फ्रॉयड को मॉर्फिन का एक ओवरडोज दिया। फ्रॉयड ने शांति से अपनी आंखें बंद की और वो इंसान जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मन की पहेली को सुलझाने में लगा दी, हमेशा के लिए खामोश हो गया। उसने एक ऐसी ज़िंदगी जी जिसमें शौहरत थी, विवाद थे, दोस्तियां थी, गद्दारी थी और एक ऐसी जंग भी थी जो उसने आखिरी सांस तक लड़ी थी। फ्रॉयड को कुछ लोग जीनियस मानते हैं तो कुछ अड़ियल भी मानते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 20वीं सदी के सबसे इम्पैक्टफुल लोगों में फ्रॉयड की गिनती होती है। भले ही आज का विज्ञान उसके कई सिद्धांतों को गलत ठहराता हो, पर अनकॉन्शियस माइंड, ईगो, ये सारे ख्याल कि हमारा बचपन हमें बनाता है, ये सब उसी की देन है। उसने हमें हमारे मन के बारे में बात करने की एक नई जुबान दी। शायद उसका सबसे बड़ा योगदान सही जवाब देना नहीं, बल्कि हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करना था। उसने बताया कि हम अपनी सोच के उतने भी मालिक नहीं हैं जितना हमें गुमान है। इसीलिए आप फ्रॉयड को खारिज कर सकते हैं, पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि खुद को समझने का जो सफ़र उसने शुरू किया था वो आज भी जारी है हमारे और आपके हवाले से। फ्रॉयड की ये कहानी आपके लिए कमल ने लिखी थी और आनंद ने रिकॉर्ड की थी। आप देखते रहिए खबरगांव।